हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कब आता है। ठीक है, इससे पहले हम ये देख लें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक डिफरेंस समझते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो देखिए, जैसे ये एक कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ये कोई कांच का टुकड़ा है, इसे हम पॉलिश कर दे रहे हैं और कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है। कोई लाइट रे ये आ रही है, इससे टकराती है और अगेन उसी मीडियम में वापस चली जाती है, अगेन उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन, इसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। इसे आप एक दूसरे तरीके से भी समझिए कि जैसे ये, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये कोई मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे वाटर खूब भरा पड़ा है, नीचे वाटर है, ठीक है। अब कोई लाइट रे आ रही है इस तरीके से और इस सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है। लेकिन हम इस लाइट रे को ऐसे एंगल पे डाल रहे हैं कि ये जब सरफेस से टकराती है तो अगेन उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि प्लेन सरफेस हो और इस एक प्लेन मिरर हो, उसी से केवल रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं। रिफ्लेक्शन किसी मीडियम के अंदर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप इंसिडेंट कितने एंगल पे आप लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि किसी लाइट रे का आना और किसी सरफेस से टकराना और फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाना, यही प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर तो आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के केस में हमें दो मीडियम लेने होते हैं, एक N1 दूसरा N2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। दो मीडियम लेते हैं, कोई लाइट रे, मान लीजिए कि नीचे वाटर भरा पड़ा है, ठीक है, और कोई लाइट रे आ रही है एयर में से, ठीक है। कोई लाइट रे आ रही है और इस मीडियम में आते ही वो अपने रास्ते से भटक जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर अंदर नीचे पानी नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधे चली जाती है, ठीक है। लेकिन लाइट रे सीधे नहीं जाती है, ये अपने रास्ते को कुछ बेंड कर लेती है, ठीक है, बेंड कर लेती है। तो हम बोलते हैं कि अगर लाइट रे अपने रास्ते से भटक जाती है तो यही प्रोसीजर कहलाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन मिरर के रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू होता है, रिफ्रैक्शन किसी मीडियम में होता है। तो रिफ्रैक्शन का जो प्रोसीजर आता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का जो केस है वो कुल मिला के रिफ्रैक्शन के केस को अपन डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपकी है, तो हेडिंग आप लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। अब हम प्लेन सरफेस से लाइट को रिफ्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हेडिंग लिखिए, रिफ्रैक्शन। वो तो हेडिंग थी, अब इसके अंदर एक हेडिंग रिफ्रैक्शन। अब ये आप लिखिए इसको कि द फिनोमिनॉन अच्छा, इसका मतलब ये होता है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट as it goes from one medium, as it goes from one medium to another, it goes from one medium to another is called refraction, is called refraction, is called refraction, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, एक इसमें इसी वाले केस में नोट लिखिए
रिफ्रैक्शन के केस में ही आप एक नोट लिखिए। नोट में ये देखेंगे हम, जैसे हम लाइट के वेव नेचर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइट के हम वेव नेचर को ही पढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए कि एक वेव है, वेव के पास क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो लाइट रे जो है वो एक वेव नेचर को शो कर रही है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि लाइट रे के पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो लाइट के पास एक वेव लेंथ होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो लाइट रे के, किसी भी लाइट रे के पास इतनी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको बोला जाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ ये होता है। ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये होता है। एफ से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। वी फॉर वेलोसिटी। इतनी चीज़ें होती हैं किसी लाइट रे के पास, ठीक है। तो अब इसी में नीचे एक एरो लगा के लिखिए, तो लिखिए फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसी एक रे के लिए, एम्पलीट्यूड किसी एक रे के लिए चेंज नहीं होता है, किसी एक रे के लिए चेंज नहीं होता है। ये आप समझ गए कि देखिए जो लाइट रे होती है उसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, ठीक है। केवल वेवलेंथ चेंज होती है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। किसी एक लाइट रे की बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। तो आप लिखिए इसमें, अब इसमें आप लिखिए, और इसमें क्या लिखेंगे आप, चलिए शुरू करिए। इसमें आप ऐसे इस तरीके से बना के लिखना शुरू करिए। तो लिखिए इसमें व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन, इसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ब्रैकेट में लिखिए सी, फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, ये लिख लीजिए एयर टू ग्लास, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इट बेंड्स टूवर्ड्स, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे आप समझिए कि होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये था, यहाँ का मीडियम N1 और यहाँ का मीडियम N2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि एयर यहाँ पे है, ये मीडियम ग्लास है, मतलब ये समझिए कि ग्लास रख दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो ये समझिए कि ये है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम है, और इसको बोला जाएगा डेंसर मीडियम। तो जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो ये देखिए नॉर्मल होता है, तो ये बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये बात समझ में आई। अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। देखिए पहले लाइट रे ऐसे सीधे जाती, ऐसे सीधे जाती, ये सीधे न जाके ये इसकी तरफ बेंड हो गई है, इसकी तरफ बेंड हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। एक बात और इसमें ध्यान रखिए, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव एंगल। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए,
इसमें एक वर्ड आता है डेविएशन, डेविएशन ये वर्ड आता है, इसे ध्यान रखिए। डेविएशन को डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ठीक है। डेल्टा किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है डेल्टा। अब हमें देखना है कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई है। तो देखिए ये इतना डेविएट हुई है, ठीक है, इतना डेविएट हुई है। तो हमसे कभी पूछता है कि बताइए डेविएशन कितना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इसके लिए जो डेविएशन आएगा, डेविएशन, ये डेविएशन यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब देखिए अगर ये लाइट रे बेंड नहीं होती है तो आई और आर आपस में बराबर होते हैं, आई और आर आपस में बराबर होते हैं। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई, देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, अगर ये सीधे जाता तो सीधे जाता, लेकिन सीधे गया नहीं, तो इसका मतलब कि ये और ये प्लस ये दोनों मिला के इसके बराबर होंगे। तो हम यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू डेविएशन यानी डेल्टा प्लस आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ये और इन दोनों का सम आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हमें डेविएशन पूछ रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, क्या आर को यहाँ भेज दें तो ये आ जाएगा आई माइनस आर। तो अगर हमसे कभी डेविएशन के बारे में पूछता है तो हम बताएंगे कि डेविएशन इतना होगा। बात समझ में आ गई है। तो ये था कि हम रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रहे थे, तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, ठीक है। अब इसमें सेकंड लिखिए, तो सेकंड लिखिए आप, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from a denser medium, travels from a denser medium to a rarer medium, to a rarer medium, ब्रैकेट में लिखिए से from glass to air, से from glass to air, ब्रैकेट क्लोज, it bends away from the normal, it bends away from the normal, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये हम मान लेते हैं N1 और ये है N2, देखिए N1 और N2 इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे हमने माना है कि ये ग्लास रखा पड़ा है और ये ग्लास से हम किस में जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई लाइट रे आई और इस सरफेस से टकराई है, ठीक है। तो अब देखिए ये डेंसर मीडियम था, ऊपर वाला था डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम था और ये मीडियम है रेयरर मीडियम, ठीक है। अब देखिए जैसे लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गई है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, या रिफ्रैक्टेड रे है, ये है। अगर ये बेंड नहीं होती तो ये किस तरीके से जाती, ये इस तरीके से क्या सीधे चली जाती, इस तरीके से। तो अब देखिए इसे हम बोलते हैं एंगल आई और ये पूरा का पूरा एंगल आर होगा, पूरा का पूरा एंगल आर होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये है आई और ये है पूरा का पूरा आर। लेकिन फिर से हमसे पूछता है यहाँ पे कि डेविएशन बताइए कितना होगा, हमसे ये फिर से पूछता है कि डेविएशन कितना होगा। तो हम बोल रहे हैं कि देखिए ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना भटक गई है, इतना भटक गई है, इसी को बोला जाता है डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, आप ये समझिए यहाँ पे कि ये जो एंगल था, मतलब ये एंगल था वो इसके बराबर था, मतलब ये दोनों आपस में बराबर थे, ठीक है। लेकिन कितना ज़्यादा हुआ है, डेल्टा ज़्यादा हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है, डेल्टा ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि एंगल आई छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा। तो एंगल आर जो है वो बड़ा होगा और एंगल आई जो होगा छोटा होगा, ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो ये इतना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जब भी डेविएशन निकालना होगा तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब क्या इसमें से इसको घटा दें,
तो देखिए इसमें से इसको जब घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर माइनस आई, मतलब पूरे में से अगर इतने को घटा देंगे तो हमें डेविएशन मिल जाएगा कि ये लाइट रे कितने अपने पास से कितना डेविएट हुई है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि डेविएशन किस तरीके से निकाला जाएगा, और ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करती है या ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए। अब थर्ड पॉइंट समझिए कि क्या दिया गया है। तो लिखिए यहाँ पे लिखिए द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस separating the two media comma passes undeviated ब्रैकेट में लिखिए that is such a ray suffers no bending at the surface, ठीक है। यहाँ पे अब समझिएगा, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब कोई लाइट रे आ रही है और इस सरफेस के नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो लाइट रे होती है ये डेविएट या ये बेंड नहीं होती है, ये सीधे ऐसे चली जाती है, ठीक है, सीधे चली जाती है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एंगल आई की वैल्यू 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल आर की भी वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, क्योंकि ये सीधे चला गया ना, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे 0 डिग्री के बराबर। यहाँ पे अगर डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन भी होगा 0, क्योंकि जो लाइट रे है ये अपने पाथ से भटकी नहीं है, अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई है, इसीलिए हम बोलेंगे कि डेविएशन भी कितना होगा 0। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये होता है इंसिडेंट रे और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हो गया तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि कब क्या और कैसे होता है, ठीक है। अब लिखिए हेडिंग कॉज ऑफ CAUSE, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें लिखिए when a ray of light passes from one medium, to another medium, comma, its direction changes because of change in speed of light, in going from one medium to another medium, बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्शन का कारण ये होता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसमें चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के कारण ही लाइट के स्पीड में चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का केस तभी आता है। बात समझ में आ गई? चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं अपन यहाँ पे
स्पीड के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नोट लिखिए और ये नोट बस आपके जानने के लिए है, कृपया इसे दिल पे ना लें, ठीक है, क्योंकि दिल बहुत नाजुक होता है। ओके, लिखिए 100% रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। 100% रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये बस जानने के लिए है, लेकिन हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बस ये आपकी जानकारी के लिए है। जैसे देखिए, अगर कोई लाइट रे आ रही है और इस सरफेस से टकरा रही है तो क्या होता है कि कुछ पार्ट तो इधर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत पार्ट रिफ्लेक्ट जरूर होता है। तो ये हुआ, देखिए ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, और ये हुई है रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई है और ये रिफ्लेक्ट हुई है, और ये कैसा है, ये हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ गई? तो ये होता है। चलिए इसके बाद कुछ बातें और ध्यान रखेंगे। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वेलोसिटी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लें कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के, बस ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें समझिएगा। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेयरर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो c के बराबर होती है और ये वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मान लें कि रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी v1 थी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड v2 थी, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये लाइट रे अपने पाथ को छोटा कर लेता है और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एयर में या फिर रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये अगर n1 है और ये n2 है तो यानी कि n2 की वैल्यू ज़्यादा है और n1 की वैल्यू कम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से हम अगर सेकेंड की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई लाइट रे है और ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, v2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि रेयरर डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और रेयरर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये बात ठीक है। अब देखिए डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है यानी v1 वो कम होगी और रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है v2 वो ज़्यादा होगी। तो इन बातों को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ ली है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपके बुक में क्वेश्चन है, हालांकि है, अगर पेपर में आता है तो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ाई हमेशा मार्क्स के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई हमेशा नॉलेज के लिए की जाती है, ठीक है।
आप जितनी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं आप सीखने की कोशिश करिए, जितना ज्ञान आप अचीव कर सकते हैं आप अचीव करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये देखिए, ये हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि एजुकेशन इज़ बियॉन्ड मार्क्स, ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब आगे हम बात करते हैं इसके, देखते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए। अगर कॉपी हो गया तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए हम ना प्रॉपरली एक एक चीज़ को देखते चल रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम बारी बारी से करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाएगा n से। ठीक है, इसमें एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू, सॉरी इसको n से दिखा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा होती है या तो 1 के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसे भी कृपया आप ध्यान रखें और नोट अच्छे तरीके से बनाते चलें। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम तो बस इसके आगे लिख लेंगे एब्सोल्यूट, आप भी मिटा के मत लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें लिखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index of a medium is defined as, the refractive index of a medium is defined as the ratio of the speed of light in vacuum, the ratio of the speed of light in vacuum defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in any medium, to the speed of light in any medium। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम ये होता है। ठीक है, तो जो n होता है, n का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या इन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए n इज इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ लाइट को दिखाया जाता है c से और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को दिखाया जाता है c से और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को दिखाया जाता है v से। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा c अपॉन v।
तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इसको कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए हम एयर की बात करें, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम किसी एयर की बात करें तो एयर में अगर लाइट, अगर स्पीड को चेक करें, लाइट के स्पीड को चेक करें तो वो क्या होता है, तो देखिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, c/v, तो ये आ जाएगा v = c, यानी कि ये चीज़ होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में लाइट की स्पीड जो होती है वो एयर में c के बराबर होती है, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में पूरी तरीके से आ गई। चलिए, इसके बाद आप अगेन नोट लिखिए, नोट लिखें आप, लिखिए इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1, ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन 1। मतलब देखिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर अगर मीडियम की बात करते हैं तो उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, velocity of light is constant for one medium, velocity of light is constant for one medium, in other medium it is, in other medium it is another constant, in other medium it is another constant। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, इसमें एग्जाम्पल है तो इसमें लिखिए, दिया गया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, क्वेश्चन लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, एयर में स्पीड, लाइट की स्पीड होती है c और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इज 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड, एंड इन ग्लास इट इज, एंड इन ग्लास इट इज, इट इज। अब देखिए ग्लास में इसके स्पीड को हम v से दिखाएंगे, इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है बोल रहा है। उसके बाद देयरफॉर, नहीं ऐसे लिख लीजिए, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। अब देखिए ये दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है उस ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c/, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है 3 × 10⁸, v की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁸। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2, इसको कट करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो 1.5 के बराबर आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्पीड ऑफ लाइट
in water is 2.5 into 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, then the refractive index of water is आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है C/V। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होती है। यहाँ पे पुट करिए तो C के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 2.25 × 10 की पावर 8। ये देखिए 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/2.25, ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरी तरीके से पता चल गया ना? चलिए गुड। अब चलिए थोड़ा सा इसमें अपन कुछ चीज़ें लिख लें। नहीं, सबसे पहले इसके बाद हम लिखेंगे हेडिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग हमारी है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए। इसमें देखिए हेडिंग सबसे पहले आप लिखिए। हेडिंग थी हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ठीक है। अब इसमें आप लिखिए डेफिनेशन लिखिए, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, the relative refractive index of two media is equal to the ratio of their absolute refractive index। ठीक है, तो समझिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। जैसे हम दो मीडियम लेते हैं, ठीक है, और दोनों मीडियम को आपस में डिवाइड कर देते हैं या उनका रेशियो निकाल देते हैं, तो उसी रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आप ऐसे समझिए कि एक मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, अब हमसे बात कर रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 1। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, देखिए ये इसका है, तो हम बोलेंगे जिसका, जिसका, और ये बोलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसे याद रखा जाएगा। तो हमें जिसका निकालना होगा वो पहले रख देंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा वो बाद में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आ रही है? इस इक्वल्स टू होता है N2/N1। इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो ये ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो नीचे रहेगा। लिखने का तरीका यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा मान ले रहे हैं कि इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी N2 निकालना पड़ेगा कि इसका बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो क्या C/V आता था? क्योंकि हमें पता है कि N = होता है C/V।
मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो अगर किसी एक मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो N2 इज इक्वल टू क्या सी अपॉन यहाँ की वेलोसिटी, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v2 है। इसी तरीके से अगर N1 की बात करते हम तो N1 यानी कि इसमें स्पीड लाइट की कितनी है c अपॉन यहाँ पे स्पीड कितनी है लाइट की, तो ये हम बोलेंगे v1। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देखिए यहाँ पे आएगा N2 के प्लेस पे c अपॉन v2 पुट करेंगे अपॉन N1 के प्लेस पे c अपॉन v1 पुट करेंगे। c से c कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर तो आएगा v1 अपॉन v2। अब ये कैसे ऊपर जाएगा, चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। इसे हम कट नहीं करते हैं, ठीक है, इसे हम कट बाद में करते हैं। देखिए बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का मल्टीप्लाई होता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा c इंटू v1, तो c इंटू v1 अपॉन c इंटू v2, तो c इंटू v2 ये आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N21 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हम देखिए अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यही आपके काम में आने वाला है, तो इसे आप याद रखें। या इसे हम बोल सकते हैं कि रट्टा मार, क्या बोल सकते हैं, रट्टा मार, आगे ले, रट्टा मार ले। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ध्यान से क्या समझना है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगर हमसे कभी पूछ देता है N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2 अपॉन N1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ देता है कि N12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, क्योंकि ये ऊपर आएगा और ये नीचे, ये ऊपर आया था और ये नीचे, इज इक्वल्स टू, अब स्पीड की बात कर रहे हैं तो देखिए ये N2 था तो ये V1 है, तो ये N1 है तो यहाँ पे क्या आएगा V2 अपॉन V1। बात समझ में आ रही है। अब थर्ड में हम ये बोल सकते हैं, ये बोलते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 के बराबर आता है। आपको बस ध्यान रखना है। तो N21 इज इंटू N12 इज इक्वल्स टू, आप देखिए इनमें से कोई भी रख दीजिए, तो हम वेलोसिटी रख रहे हैं V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1, ये होगा। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि N21 इंटू N12 इज इक्वल्स टू आ गया 1 के बराबर। तो देखिए जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस ये नॉलेज के लिए आप इतनी बातें अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, इसको कॉपी करिए पहले। कॉपी हो गया, चलिए गुड। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखते हैं, और ध्यान क्या रखना है अब वो देखिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या C अपॉन V होता है, बिल्कुल होता है।
n इज इक्वल्स टू c अपॉन v होता है। यहाँ से v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इंटू वी इज इक्वल्स टू क्या c आएगा, बिल्कुल आएगा। c होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है, ठीक है। और ये होता कैसा है, कांस्टेंट, ये फिक्स होता है, c की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर n इंटू वी, जैसे एक मीडियम हो और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो और उसमें स्पीड v1 हो, और दूसरा मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो और उसमें लाइट की स्पीड v2 हो, तो इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। देखिए कैसे, अगर ये ज़्यादा, ये कम हुआ तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हुई तो वहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो लाइट की स्पीड कम होगी। तो देखिए जब ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम, और ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं इन दोनों को देख के कि n1 v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n2 v2। तो ये भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉपी करिए। चलिए एक हेडिंग लिखिए, तो हेडिंग है, लिखिए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, relation between velocity of light in any medium, comma wavelength, any medium v लिख लेना आगे, कॉमा वेवलेंथ इसको आप लिख लीजिए लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में f कर लेना, ठीक है। अब इन तीनों में हमें रिलेशन बताना है, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ये होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब f, वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब v, और वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, ठीक है। तो अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसमें से कुछ भी पूछ देता है तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, बिल्कुल होगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था वहाँ पे कि n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2, क्या ऐसा कुछ होता था, बिल्कुल होता था। तो यहाँ पे देखिए किसी एक लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे चेंज नहीं होती है, लेकिन लैम्डा चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। यानी कि अगर v के प्लेस पे v1 हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के प्लेस पे लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ उठा के पुट करिए, तो v1 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं लैम्डा 1, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 ये भी आता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया।